हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 3 का यूनिट 2 में आता है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसको पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू रखने हैं। इंटरनेट क्या होता है? देखो, इंटरनेट के बारे में देखा समझा था कि इंटरनेट का एक फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होता है, यानी नेटवर्क का नेटवर्क। यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, वो ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ा जो इंटरनेट होता है या नेटवर्क होता है वो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कई प्रकार को लैन, वैन, मैन, कैन, है ना, तो ऐसे वैन होता है, जिसकी सहायता, इस वैन की सहायता से विश्व के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। एक इंट्रानेट होता है, यानी एक क्लोज सर्किट टाइप का होता है, निजी ऑफिस या संस्था के उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क को अपन इंटरनेट कहते हैं। और एक्स्ट्रानेट, जब एक्स्ट्रा मतलब बाहर के लिए, तो जब कोई बाहरी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ता है तो एक्स्ट्रानेट कहते हैं इसको। वो अपने व्यापारिक भागीदारियों, ग्राहकों, अन्य व्यवसायियों को फर्म के इंट्रानेट तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करता है। यह एक निजी नेटवर्क होता है जो कंपनी के पूरे नेट तक पहुंच प्रदान करने के बिना फर्म के बाहर अधिकृत लोगों के साथ एक फर्म की आंतरिक जानकारी और संचालन को सुरक्षित रूप से रखता है। इसके लिए आईडी, पासवर्ड और प्रमाणीकरण तंत्र होना जरूरी होता है। इतिहास के बारे में देखें तो 69 में शुरुआत होती है, ठीक है, और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़कर ये नेटवर्क तैयार किया गया था। पहली बार इंटरनेट ने ARPANET नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और जो 70 में जाकर के अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, इसमें ये डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और 72 में पहली बार रे टॉमलिंसन साहब हैं, इसने ईमेल सेंड किया था, ईमेल भेजना शुरू किया था। और 86 में NSF नेट नाम का शुरू किया गया था। यदि भारत में बात करें अपन, 15 अगस्त 1995 की बात थी। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत होती है VSNL के द्वारा, विद्युत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। और 86 में अर्नेट के साथ ही लॉन्च हो जाती है इंटरनेट की। और 96 में पहली बार ईमेल की साइट बनती है रेडिफ मेल। अब कार्य प्रणाली के बारे में देखें तो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़े जाते हैं, और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऐसे ही बात करें अपन, BSNL की जरूरत पड़ती है। BSNL क्या है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, BSNL जियो प्राइवेट ऑपरेटर, BSNL सरकारी तंत्र है। और इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है तो पूरी दुनिया के सर्वर केबल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक सर्वर होता है जिस पर दुनिया की सभी जानकारी सेव रहती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्वर से जानकारी को भेजता है, और हमारे PC या मोबाइल के ब्राउज़र पर हम किसी प्रकार की जानकारी को सर्च कर सकते हैं। उपयोग के बारे में बात करें अपन, संप्रेषण के लिए कोई चीज़ भेजना है, प्राप्त करना है, खोजना है, मनोरंजन के लिए टीवी फिल्म वगैरह देखना है, पुष्पा 2 देखना है, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई आवेदन वगैरह कर रहे हैं, तो सबके लिए। लाभ के बारे में बात करें, ऑनलाइन बिल भर पा रहे हैं, अपन को लाइन लगाने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, रिचार्ज वगैरह कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफिस चला रहे हैं अपन, शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, ऑनलाइन नौकरी, जानकारी, ये आवेदन वगैरह प्रदान कर रहे हैं, लाभ होते हैं। यदि हानि के बारे में, नुकसान के बारे में, भाई इंटरनेट फ्री में थोड़ी मिलता है। BSNL का जो मिनिमम प्लान है 499 प्लस GST है, इसके लिए पेड करना पड़ेगा, तब आपको FTTH की सर्विस मिलेगी, ठीक है। और यदि 107 का रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में तो आपको 135 डेज़ के लिए सिर्फ वैलिडिटी मिलेगी और 200 मिनट वगैरह मिलेगी। 153, 199 ऐसे जो प्लान होते हैं, मैं XYZ में एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो जब अपन पे करते हैं तभी अपन को फैसिलिटी मिल पाती है। तो इंटरनेट कनेक्ट मुफ्त में थोड़ी मिलता है, साइबर का खतरा रहता है भाई, आए दिन धोखाधड़ी सुन रहे हैं, प्राइवेसी को नुकसान, वायरस का हमला होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में सेंधमारी, और स्पेशली लोग फालतू की रील देख रहे हैं, है ना, तो उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। इससे डिप्रेशन का भी शिकार वगैरह हो जाता है, विश्वसनीयता का अभाव वगैरह, कोई जानकारी जो चीज़ वायरल हो गई भाई। नेटवर्क के बारे में देखें तो संसाधनों और सूचना की साझेदारी के लिए जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का समूह, संसाधन से सूचना की साझेदारी के लिए जुड़े विभिन्न कंप्यूटर का समूह होता है, जो उसको नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, ये हो जाते हैं। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, 10 मीटर के क्षेत्र में सभी कंप्यूटर जोड़ देता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क 1 से 2 किलोमीटर के सीमित क्षेत्रों में सभी कंप्यूटर जोड़ता है।
और कैंपस कैन के बारे में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के सभी कंप्यूटर जोड़ता है। मैन मतलब 20 किलोमीटर के जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना, उसको जोड़ता है। ठीक है, जो पैन लैन कैन वैन मैन होते हैं उनको इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि ये निजी नेटवर्क होते हैं। वैन के बारे में बात करें अपन, अपेक्षाकृत बड़े भूभाग पर ये जोड़ता है, तो इंटरनेट का सबसे बड़ा रूप होता है वैन। यदि अपन जुड़ने के आधार पर बात करें अपन, देखो ये तो अपन ने भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बात कर ली, नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं। यदि अपन बात करें अपन जोड़ने के आधार पर, जैसे वायर नेटवर्क के बारे में बात करें अपन, तो कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा डाटा को भेजा जाता है, और ईथरनेट प्रोटोकॉल 802.3 का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल के माध्यम से यानी प्रकाश की सहायता से डाटा को भेजा जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, TIR का प्रयोग करते हैं अपन, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को भेजा जाता है। डायल अप के बारे में बात करें, टेलीफोन की तरह ही होती है, डायल करके इंटरनेट सुविधा प्राप्त की जाती है, लेकिन जब किसी का फ़ोन आ जाता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उपभोक्ता के मध्य सीधा संपर्क होता है तो उसको ली लाइन कहते हैं अपन। ठीक है, जैसे बैंक वगैरह में BSNL के द्वारा ली लाइन सर्किट को दिया जाता है, तो डायरेक्टली बैंक और BSNL के मध्य में एक डेडिकेट लिंक बन जाती है, तो इसको ली लाइन कहते हैं। यह अपेक्षाकृत महंगी होती है, इसको अलग से देखेंगे। और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN के बारे में बात करें तो डाटा और वॉइस के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया जाता है, जिससे बातचीत के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका जो ड्रॉबैक डायल अप में देख सकते हैं अपन। और डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक के बारे में, टेलीफोन तार के अतिरिक्त किसी अन्य तार के द्वारा इंटरनेट सुविधा दी जाती है। DSL में डायल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रॉडबैंड, अगर एक सर्विस लाइन के कई इंटरनेट कनेक्शन है तो उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं, सस्ता होता है। ब्रॉड मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे बैंड हो उसमें, तो एक सर्विस लाइन के कई इंटरनेट कनेक्शन है तो उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात करें अपन, ब्लूटूथ से शुरुआत करते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस नेटवर्क प्रणाली है। ठीक है, ये MPPSC मेंस में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट ब्लूटूथ क्या होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। देखो, वायरलेस नेटवर्क प्रणाली है जिसके द्वारा 30 से 35 फीट की दूरी पर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है। 802.15.2 प्रोटोकॉल का पालन करता है, और इसकी सहायता से जो नेटवर्क बनते हैं उसको पिकोनेट कहते हैं। बहुत सारे पिकोनेट को जोड़ करके एक स्कैटर नेट बनता है। देखो क्या बात करी अपन ने, ब्लूटूथ एक वायरलेस नेटवर्क प्रणाली है जिसको 30-35 फीट की दूरी पर आपस में कंप्यूटर को जोड़ता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करता है, और यह 802.15.2 प्रोटोकॉल का पालन करता है। और ब्लूटूथ की सहायता जो नेटवर्क बनाया था उसको पिकोनेट कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक पिकोनेट होते हैं उनको स्कैटर नेट कहते हैं। यदि वाईफाई की बारे में बात करें तो वायरलेस फिडेलिटी थी पहला इसका फुल फॉर्म होता है। तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क है जो 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। 802.11 प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। वाईफाई लाइट फिडेलिटी, इसमें लिखो समझ में, लाइट से मतलब हमारा प्रकाश, तो प्रकाश की फोटोन की सहायता से आंकड़े भेजे जाते हैं। ये सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसकी सहायता से बेसिकली सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं लाइट फिडेलिटी के माध्यम से। अब नेटवर्क के आवश्यक उपकरण कौन कौन से, जैसे रिपीटर के बारे में बात करें अपन, तो सिग्नल को बहुत दूर भेजते हैं, तो उसके जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड से मतलब होता है ऐसे ये बेस लाइन हो जाती है, इसकी जो हाइट होता है मैक्सिमम, तो इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे लॉन्ग टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये छोटा हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड में कमी आ जाती है, तो इसको बढ़ाने के लिए दोबारा से अपन रिपीटर का प्रयोग करते हैं, तो ये दोबारा से उसी स्ट्रेंथ को पकड़ लेता है। हब में क्या रहता है कि बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, एक बीच में डिवाइस लगी रहती है, उससे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसको हब कहते हैं, यानी इसके द्वारा कंप्यूटर मोबाइल नेट को जोड़ा जाता है, तो किसी प्राप्त सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचा देता है हब के माध्यम से। स्विच में क्या होता है भाई, ये भी हब की तरह का और काम कर रहा होता है स्विच भी, परंतु इसके पास सभी जुड़े हुए कंप्यूटर के IP एड्रेस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, देखो हब के पास IP एड्रेस नहीं होते हैं, लेकिन स्विच के पास IP एड्रेस होते हैं, जो कि जिस कंप्यूटर को जानकारी चाहिए भाई उसके पास IP मतलब एक टाइप से एड्रेस है भाई, उसका नाम उसको पता हुआ है, तो जिस कंप्यूटर को चाहिए उसी को वांछित कंप्यूटर तक अपनी जानकारी को भेजता है। तो स्विच के नेटवर्क में कम भीड़ भाड़ होती है ना। और राउटर के बारे में बात करें, यह एक नेटवर्क के कंप्यूटर उपकरणों को दूसरे राउटर मतलब राउटर मतलब रास्ता, रूट है ना, रास्ता, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरण होते हैं दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने का कार्य करता है।
इसकी सहायता से जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको यानी बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये छोटा सा एरिया लैन है ना, एक भी लैन इधर में, तो ये लैन को आपस में जुड़ देंगे तो बहुत सारे लैन आपस में जुड़ जाएंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो क्या होता है कि ये एक नेटवर्क के कंप्यूटर उपकरणों को दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर उपकरणों से जोड़ने का कार्य करता है। इसकी सहायता से LAN को WLAN में बदला जा सकता है। बात करें गेटवे के बारे में, देखो इसका उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। राउटर, स्विच, सर्वर, फायरवॉल या किसी अन्य डिवाइस सॉफ्टवेयर के रूप में ले सकता है जो नेटवर्क में ट्रैफिक की प्रभाव को कम करता है। देखो अभी तक एक चीज़ देखिए, रिपीटर समझ में आया, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। यानी एम्पलीट्यूड में यदि छीड़ हो जाता है ना, अटेन्यूएशन होता है, उसको हब मतलब एक बीच में नेटवर्क डिवाइस होती है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखता है। स्विच में क्या रहता है, हब ही रहता है, लेकिन इसके पास सारे कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। राउटर क्या होता है कि दो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जोड़ लेता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है बहुत सारा, तो उसको दो लोकल नेटवर्क, 4 नेटवर्क तो आपस में जोड़ते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। गेटवे क्या होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क होता है, उसको जोड़ने का काम करता है। एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती है जो कि दो अलग अलग नेटवर्क में गेट का काम करता है ना। यदि मॉडेम की बात करें तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, है ना। तो प्रत्येक कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को समझता है, सिग्नल को एनालॉग सिग्नल की तरह भेजाता है जैसे मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंप्यूटर को प्राप्त जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल बदलना है तो मॉड्यूलेशन कह देते हैं उसको। और दूसरे कंप्यूटर के पास यदि मॉडेम लगा है तो एनालॉग को फिर पूरे सिग्नल में बदलना है तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस टाइप से डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन दोनों तरह के कार्य कर सकता है। कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में देखा था। टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को जोड़ने के तरीका, कि कंप्यूटर को कितने टाइप से जोड़ सकते हैं। ऐसे बस टोपोलॉजी में आती है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस होती है, जैसे अपन देखते हैं, अपन अंदर बस में घुसते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की सीटें होती हैं बैठने के लिए, है ना। तो ऐसी एक बस होती है मेन, तो इसको जो बस होती है उसको अपन जो केबल होती है उसको बैकबोन कहते हैं। मतलब मेन जो तार होता है, एक्सियल जो तार होता है, अच्छी तार बोलते हैं इसको, तो बैकबोन कहते हैं इसको। अब इसके माध्यम से ये जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको अपन जो छोटी तार से जुड़े हुए हैं उसको ड्रॉप केबल माध्यम से जो कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उसको ड्रॉप केबल कहते हैं। और केबल की लंबाई अधिक होने पर इसमें रिपीटर का भी उपयोग कर सकते हैं अपन। स्टार टोपोलॉजी में देखो हब होता है, हब से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो हब होता है वो एक स्टार का कार्य करता है, ये सर्वर का कार्य करता है। इस टोपोलॉजी में केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर का कार्य करता है। यह केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, अथवा इसमें केंद्रीय मुख्य कंप्यूटर हब वगैरह होता है, जैसे अन्य सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर खराब होता है तो समस्त नेटवर्क फेल हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी में जैसे हाथ में अपन अंगूठी पहनते हैं ना, अंगूठी को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा गोल शेप होता है इसका, आप इस यहाँ से जाइए, रिंग को पकड़िए तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इधर से जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यानी गोलाकार आकृति में होती है ना। और इसमें कोई केंद्रीय कंप्यूटर थोड़ी होता है, यानी ये सब किनारे पे लगे रहे। सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं भी इसको, कि गोलाकार होती है। यदि ये कंप्यूटर खराब है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है और आदान प्रदान साधारण गति से एक दिशा में होता है। इसमें ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करें अपन, यह बस, हालांकि इसमें ऐसे मान लो एक गलत लिखा हुआ है, ऐसे इस साइड में मुझे डाटा को भेजना है तो यहाँ से ये वाला कट हो जाता है, तो इधर आपस में तो कम्युनिकेशन बन ही रहा है ना, है ना। इधर से चालू है, इधर से चालू है, तो इसमें दो ऐसे डबल बात करें अपन। ऐसे मेरे पर्टिकुलर में बताता हूँ इसको, ऐसे कोई ए क्षेत्र है, एक्स हैगा, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया, है ना, ए डब्ल्यू हो गया, ये 4 क्षेत्र बने हुए हैं। तो ये आपस में चारों एक दूसरे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ पे सिग्नल जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो मान लो इधर से इमीडिएट कट हो जाता है तो ये वाला सिग्नल इधर से तो आ रहा है, ठीक है, और इनके बीच में डायरेक्ट यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी दोनों दिशा से ही काम करता है ना, दोनों दिशा से। और यदि दोनों हैं तो काम इधर से भी चल रहा है, इधर से भी चल रहा है। मान लो इधर भी खराब हो जाता है, इधर भी खराब हो जाता है, तो इन दोनों के बीच काम करेगा, क्योंकि अब इधर से भी कनेक्टिविटी इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क दोनों के लिए इधर से भी कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, इधर से भी, तो इन दोनों के बीच काम करेगा, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी की बारे में बात करें तो बस टोपोलॉजी होती है या रिंग स्टार टोपोलॉजी, इनका जो बड़ा रूप ले लेते हैं तो उसको ट्री टोपोलॉजी कह सकते हैं अपन, जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर छोटी छोटी केबलों की तरह जुड़े जाता है और एक केबल दूसरी केबल से, दूसरी तीसरी से जुड़ जाती है, तो इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं अपन। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं,
ठीक है, तो इसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के समस्त कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा वायरिंग की जरूरत पड़ती है मैश टोपोलॉजी में। संचार चैनल के बारे में बात करें अपन, तो संचार चैनल का मतलब होता है किसी संदेश को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने का रास्ता। ये एक फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि वायर या किसी मल्टीप्लेक्स मीडियम पर बना लॉजिकल कनेक्शन हो सकता है। संचार चैनल को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं अपन, मौखिक और लिखित और गैर मौखिक, है ना। हमने सामने बातचीत, ईमेल, फ़ोन, सोशल मीडिया, लाइव चैट के माध्यम से। ये संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स मतलब एक मार्गी चैनल होता है, जैसे टीवी रेडियो के माध्यम से जो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स जो द्विमार्गी होता है लेकिन एक बार में एक ही, जो वॉकी टॉकी होता है ना। और फुल डुप्लेक्स यानी दोनों तरफ से एक अपन बोल भी सकते हैं और सामने वाला भी सुन भी सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन वगैरह फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स कहते हैं इसको। एक अलग कॉन्सेप्ट अब यहाँ से शुरुआत करते हैं आज के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, आए दिन अपन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, और आज का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टाइप का युग चल रहा है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, देखो, सरल सेंसर से लेकर के स्मार्टफोन और धारणी उपकरणों से मिलकर ही बना होता है। सेंसर वगैरह हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ठीक है, और जो धारणी उपकरण होते हैं, इनसे मिलकर जो चीज़ बनी होती है इसको इंटरनेट कह रहे हैं अपन। देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं। इंटरनेट तो अपन समझ ही रहे हैं, जब अपन देखा था नेटवर्क का जाल होता है, ठीक है, जो कि आपस में कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। तो इन चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनी होती है, जिसमें सेंसर की जरूरत पड़ती है, स्मार्टफोन्स वगैरह है, ठीक है, धारणी उपकरण वगैरह है, इन सब से मिलकर ही जरूरत है। आइए देखें, और दूसरे IoT दूसरों के साथ संचार करने के बाद बंद निजी इंटरनेट कनेक्शन पर उपकरणों की अनुमति देता है, और इंटरनेट थिंग्स उन नेटवर्क को एक साथ लाता है। यह उपकरणों के लिए न केवल एक समान नेटवर्क में बल्कि विभिन्न नेटवर्क प्रकारों में संचार करने का अवसर देता है, जिससे एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करता है। इंटरनेट थिंग्स सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क ही होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होता है। ठीक है, देखो क्या देखा, देखो यहाँ पे एक ऐसे अलग से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का आधार हो जाता है, और थिंग्स मतलब बहुत सारी वस्तुएं, उपकरण आ जाते हैं। तो यानी इंटरनेट से वस्तुओं को आपस में जोड़ देना ही क्या रहता है, इंटरनेट रहता है। इंटरनेट से, जैसे कि भाई बात करें अपन, डोर है, डोर को अपन इंटरनेट थिंग्स के माध्यम से क्या कर देते हैं अपन, वो अपने आप क्लोज हो जाए भाई, है ना। ऐसे बल्ब है, तो बल्ब का अपन को कलर चेंज करना है, बल्ब को बंद करना है, ठीक है, तो इंटरनेट से जोड़ देते हैं। बल्ब है, वस्तु हो गई, और इंटरनेट से जोड़ दिया उसको, तो मैंने बोला कि भाई इसको रेड कलर हो जाए तो रेड कलर हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, उसको बंद होना है तो बंद हो जाएगा, है ना। ऐसे ओवन वगैरह होता है, ओवन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ दिया उसको, तो ओवन को कब चालू करना है, उसका कब टेम्परेचर बढ़ाना है, कब कम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से जब वस्तुएं, उपकरण कनेक्ट हो जाते हैं, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यदि इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इंटरनेट पर रिमोट मॉनिटरिंग की अनुमति होती है, ठीक है, और इसके द्वारा स्मार्ट मीटर का उपयोग जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण करने, किसी भी समय कहीं से भी इसे नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। फसलों में पानी देना है, नल के पानी की गुणवत्ता देखना है, नदी में फेंके जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा, रिसाव का पता लगाना, यहाँ तक कि जलाशय में जल की स्तर की विविधता आदि की निगरानी रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक स्मार्ट शहर के लिए IoT ऊर्जा आधारित स्मार्ट पानी और ऊर्जा मीटर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे लाभान्वित हो सकते हैं अपन। भारत में क्या स्थिति, देखो, केंद्र सरकार ने 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एक मसौदा नीति जारी की थी। डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, स्मार्ट सिटी पहल के साथ तालमेल की परिकल्पना के साथ बात करें, 2015 में कुछ ऐसे संसाधनों के साथ ही जारी किया था। इस नीति के तहत 2020 तक $15 बिलियन $15 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग बनाने की परिकल्पना भी की थी। इसके अलावा सरकार की तैयारी IoT सेंटर्स को डेवलप करने की है। प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करें पर ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, यह कहते हैं NGO टाइप का है ना, गैर लाभकारी संगठन होता है। यह इंटरनेट के नेम स्पेस और न्यूमेरिकल स्पेशल से संबंधित कोई डेटाबेस के रखरखाव और विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जो नेटवर्क के स्थिर और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है।
अब बात करें नास्कोम के बारे में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, 1988 में बनता है ये एक गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में आईटी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब अपन प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखना है। हर बार प्री और मेंस में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन के भी आता ही आता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं को सही तरीके से आदान प्रदान के लिए कुछ नियम बनाए। देखो प्रोटोकॉल का मतलब रहता है भाई न्यू सेट ऑफ रूल्स। तो कंप्यूटर में अपन क्या कर रहे हैं भाई, जानकारियों को ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं को सही तरीके से आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं भाई, और नियमों के समूह को ही, इन नियमों के दो बार लिख दिया है, नियमों के समूह को ही अपन प्रोटोकॉल कहते हैं। तो किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस में कैसे संचार करेंगे, कैसे उनके बीच डाटा किस फॉर्मेट में होगा, किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से रिसीव प्राप्त होगा, और इसके बाद में कैसा क्या होगा, तो यही प्रोटोकॉल के द्वारा ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। ये प्रोटोकॉल का ही काम होता है भाई, है ना। किस स्पीड में डाटा जा रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ प्रोटोकॉल के द्वारा डिसाइड होती हैं। तो अपन बात करें इसके उपयोग के बारे में, देखो तो नेटवर्क में दो डिवाइस आपस में जुड़ती हैं। नेटवर्क तो तभी बनेगा जब दो डिवाइसेस, कम से कम दो डिवाइस आपस में जुड़ेंगी। तो दो डिवाइसेस कैसे जुड़ रही हैं, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, ये प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। जैसे कि ब्लूटूथ के माध्यम से, दो ब्लूटूथ में प्रोटोकॉल काम करता है ना, तो उसके माध्यम से आपस में जो डिवाइसेस जुड़ती हैं। डाटा ट्रांसफ़र का मेथड तैयार करना, वही कैसे मेथड से होनी है, डाटा का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट निर्धारित करना, ट्रांसमिशन की स्पीड कैसे होगी, किसी एरर के आने पर उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब चीज़ होती हैं। अभी बात करेंगे बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल होते हैं IPv4, IPv6। तो IPv4 के बारे में बात करें तो देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, IPv4 में कितने बिट होते हैं भाई, 32 बिट होते हैं। कैसे निकालना है, टू दी पावर n+1, ठीक है, n मतलब 4, तो n 4 + 1 5 हो जाता है। 2 की पावर 5 कितना, 2 4 8 16 32 हो जाते हैं। तो कितना बिट होता है, 32 IP एड्रेस बिट होता है। IPv6 के बारे में बात करें तो टू दी पावर n+1, यानी n कितना है 6 + 1 तो 7 हो जाता है। टू दी पावर 7 कितना होता है 61, 2 4 8 16 32 64 128। तो यानी IPv4 कितना होता है 32 बिट IP एड्रेस होता है, और IPv6 कितना होता है 128 बिट IP एड्रेस होता है, ठीक है। देखो एक एड्रेस तो डिफरेंस तो ये हो जाता है। दूसरा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल एड्रेस होते हैं, देखो इसमें 32 बिट हो रहे हैं ना इसको, ठीक है, तो जिसमें जो बाइनरी बिट्स को डॉट के द्वारा अलग अलग किया जाता है। देखो इसमें अपन 4 के वो बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, 8 चौके 32, है ना। यानी अपन पता है 32 बिट हो रही है, तो एक बाइट में कितने होते हैं 8 बिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 4 बाइट का अपन ने सेट बना लिया है ये। तो जो चारों बाइट हो रही हैं, बिट हो रही हैं, अपन उसको किससे अलग कर रहे हैं, डॉट के द्वारा अलग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डॉट याद रखना है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल, देखो यहाँ पे केवल न्यूमेरिक एड्रेस ही होता है, और IPv6 में बात कर अल्फ़ा न्यूमेरिकल ABCD का भी फॉर्म हो जाता है ना, जो हेक्साडेसिमल में जो बातें चलती हैं ना वो भी हो जाती हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसमें बाइनरी बिट को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। देखो IPv4 में न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे अपन डॉट के द्वारा अलग करते हैं, और IPv6 में अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे अपन बाइनरी बिट्स को अपन कॉलन के द्वारा अलग अलग करते हैं। देखो इसमें 12 हेडर फील्ड होते हैं और इसमें 8 हेडर फील्ड होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ आती हैं। ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं बल्कि मल्टीकास्ट रूटिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी भाई इसका दायरा बड़ा हो जाता है। और ये वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है, ये वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करता, VLSM को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें पैकेट साइज 576 वाइट रिक्वायर्ड होते हैं, और इसमें जो पैकेट साइज है भाई देखो इसका बड़ा है ही ऑलरेडी, तो 1208 बाइट रिक्वायर्ड होता है बिना फ्रेगमेंटेशन के। DHCP तथा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अंतर हो जाते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं यदि अंतर आता है तो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv4 के बारे में बात करें, 32 बिट IP एड्रेस होता है, 128 IP बिट एड्रेस होता है। IPv4 में न्यूमेरिकल एड्रेस होते हैं जिन्हें डॉट के द्वारा अलग करते हैं, और IPv4 में अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे बाइनरी बिट्स को कॉलन के द्वारा अलग करते हैं। इसमें 12 हेडर फील्ड होते हैं, इसमें 8 हेडर फील्ड होते हैं। और IPv4 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है। इसमें VLSM जो तो वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है, जो IPv6 इसको सपोर्ट नहीं करता है। इसमें पैकेट का साइज 576 बाइट रिक्वायर्ड होती है, इसमें 1208
ये सपोर्ट होता है इनका ना पैकेट का, और बिना फ्रेगमेंटेशन के। DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। अब बात करें अपन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल पर कई प्रकार के प्रोटोकॉल, ये तो दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनमें कुछ कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं, जिसकी बात करें अपन TCP के बारे में। इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछा जाएगा, TCP फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। देखो इसका काम होता है इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांसमिशन मतलब समझ रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र करना है, और इंटरनेट से संबंधित है। TCP IP दोनों साथ में एक्चुअली पढ़ते हैं अपन, तो बात कर रहे हैं अपन दोनों की पढ़ेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर अलग अपन ने कर लिया है कि इसका काम इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित कर देता है, जिसके जरिए डेस्टिनेशन तथा डेस्टिनेशन से सेंड कर दिया जाता है नेटवर्क के जरिए, और आपस में जाके डेस्टिनेशन पर जुड़ लिया जाता है। देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें काम क्या रहता है? इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक सेंड करता है, और जहाँ से वापस जोड़ लिया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP होता है। देखो TCP के साथ ये जुड़कर मिलकर के काम करता है। इनको जब पढ़ते हैं अपन अक्सर तो TCP IP प्रोटोकॉल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये IP है ना, IP TCP के साथ ही मिलकर काम करता है, तो इसको अक्सर TCP IP कहते हैं अपन। TCP के साथ मिलकर काम करता है। पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए IP का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग के लिए करते हैं अपन। अभी देखा था अपन ने हब और स्विच में अंतर क्या होता है। भाई हब क्या रहता है? हर एक नेटवर्क एक सेंट्रल कंप्यूटर तो आपस में जुड़ा रहता है। स्विच भी वही काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि जो स्विच में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसके पास हर एक जो आपस में कंप्यूटर कनेक्टर उनका सबका IP रहता है उसके पास, तो वांछित कंप्यूटर को डाटा भेज देता है वो। तो इसी टाइप से TCP के साथ मिलकर के IP काम करता है, ट्रांसफ़र कर रहा है पैकेट्स को, लेकिन उसके पास का IP रहता है तो एड्रेसिंग करने के लिए, तो जिसके जरिए फाइल डेस्टिनेशन डाटा को पहुंचाया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यह एक क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में ना, और वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का काम आता है, ठीक है। और आप अपनी ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट को इसी प्रोटोकॉल की मदद से अपन एक्सेस कर पाए। HTTP पर कोई भी साइट देख रहे हैं HTTP होती है, आजकल HTTPS भी होते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ना। तो कल क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है, तो www के माध्यम से डॉक्यूमेंट के एक्सचेंज करने का काम आता है, और अपने ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट को इसी प्रोटोकॉल की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। FTP के बारे में फाइल ट्रांसफ़र नाम से पता लग रहा है, फाइल ट्रांसफ़र हो रही है इसका यूज क्लाइंट और FTP सर्विस की सर्वर के बीच में फाइल का ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करता है। अन्य मेथड के मुकाबले FTP द्वारा तेज गति से फाइल का ट्रांसफ़र किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र, भाई ये पता लग रहा है मेल से संबंधित, इसका उपयोग इंटरनेट पर मेल भेजने प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछा जाता है। टेलनेट के बारे में बात करें अपन, टेलनेट है ना, T4 टेली और नेटफोन नेटवर्क, यानी टेल मतलब ऐसे टेलीफोन टेलीविज़न मतलब दूर की बारे में बात करें अपन ना, तो यह कंप्यूटर को किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित करना है ना अपन को, तो टेलनेट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अपन बात करें अपन रिमोट लॉगिन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार की कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का आजकल अपन टीम व्यूवर वगैरह हो गया, एनीडेस्क हो गया है ना, ये टेलनेट का ही काम करते हैं। एक कंप्यूटर मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई और व्यक्ति दूसरी जगह बैठा है, तो उसके कंप्यूटर का एक्सेस कर लूँगा, तो आराम से लॉगिन करके उसके बारे में सब चीज़ कर सकते हैं। ईथरनेट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे स्कूल कॉलेज ऑफिस, इसमें लैन कनेक्शन का उपयोग हो जाता है, और इस प्रकार के कनेक्शन में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट कर देते हैं, उसमें ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे IMAP के बारे में बात, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, SSH सिक्योर सेल होता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईमेल सर्विस, ईमेल नेटवर्क के बारे में। देखो ईमेल का मतलब होता है, यदि बात करें E4 इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर मेल है ना, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके संदेश को इधर उधर भेजता रहता है, ठीक है। आपके संदेश के आदान प्रदान करने के लिए जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उसको ईमेल कहते हैं। देखो इसका जो आविष्कार का जो श्रेय आता है भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक होते हैं VA
अयादुर्रई को जाता है और अमेरिकी सरकार ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के आविष्कार के तौर पर 30 अगस्त 82 को आधिकारिक मान्यता भी दी थी। यह डाक सेवा से तेज होता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस सेवा को स्नैल मेल कहते हैं। ये आराम, स्नैल मतलब घोंघा होता है ना, बहुत आराम से जा रहा होता है, ठीक है। और तो डाक सेवा को पोस्ट ऑफिस के ऊपर स्नैल मेल कह रही है, तो वही क्लिक किया एक बार तुरंत दूसरे मेल पे पहुंच गया। तो ईमेल भेजने के लिए अपन बात करें, अपन देखो SMTP और POP का प्रयोग करते हैं अपन। यदि सिंपल सा ईमेल 125 नंबर में आ जाता है तो उसका सीधा लेके ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके संदेश को आदान प्रदान करने के लिए तरीका होता है। वैज्ञानिक का नाम लिखना तो लिख लो। आविष्कार भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक होते VA शिवायादुरई, ठीक है, और उन्हें 30 अप्रैल 82 को आधिकारिक मान्यता दे दी है। यह डाक सेवा से तेज है। डाक सेवा है ना, इसको लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल भेजने के लिए SMTP और POP का प्रयोग करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 3 भागों में बटा रहता है ये। जैसे कि मेरा मेल ID है sunilss05@gmail.com, ठीक है। तो देखो sunilss05 ये क्या होता है ना, यूजर नेम हो जाता है, एक @ और लास्ट में gmail.com है, इसको डोमेन नेम कहते हैं। तो अक्सर इसके ईमेल के 3 भाग होते हैं। कौन, यूजर नेम में 64 तक कैरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम अपन, है ना, ये जो 64 तक कैरेक्टर बना सकते हैं। और डोमेन नेम में मेल सर्विस प्रदाता का नाम होता है, ऐसे जीमेल हो गया, रेडिफ हो गया, याहू हो गया, ठीक है, ये सब हॉटमेल वगैरह। ये हॉटमेल ये भारतीय से सबरी भट्टाचार्य जी इन्होंने बनाया था। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, यूजर नेम, @ और डोमेन नेम, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना भैया, ईमेल में कभी स्पेस नहीं होता है और अपन कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं अपन, ठीक है। तो ईमेल में एड्रेस स्पेस नहीं होता, कैपिटल। और ईमेल सेवा 71 में रे टॉमलिंसन ने प्रारंभ की थी। चैनल बॉन्डिंग के द्वारा डाटा ट्रांसफर की स्पीड दुगनी हो जाती है, चैनल बॉन्डिंग के द्वारा। और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक रूप में माना जाता है। व्यक्तिगत और पेशेवर सेटिंग्स में यह एक पॉपुलर और आवश्यक संवाद जिसमें कई लाभ होते हैं, यानी अपन ऑफिशियली अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मान्यता दी जाती है। देखो क्या देखा अभी तक अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक होते हैं ये, अब भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक VA शिवायादुरई, ठीक है, और इनको 30 अप्रैल अगस्त 82 को आधिकारिक मान्यता देते हैं। डाक सेवा से तेज होती है। डाक सेवा को अपन जो होती है स्नैल मेल कहते हैं। और ईमेल में अपन SMTP और POP नाम के 2 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसके, यूजर नेम और @ और डोमेन नेम। ईमेल नेम में कोई स्पेस नहीं होता है। और रे टॉमलिंसन ने 1971 में इस सेवा प्रारंभ की थी। चैनल बॉन्डिंग के द्वारा डाटा की स्पीड दुगनी हो जाती है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के व्यक्तिगत और पेशेवर सेटिंग्स में यह पॉपुलर और आवश्यक संवाद उपकरण है। इसके कई लाभ होते हैं, ठीक है। जैसे बात करें अपन, एक ऐसी प्रणाली होती है जो एक नेटवर्क के माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को या दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार की अनुमति प्रदान करती है। एक देखो, एक व्यक्ति को भेजना है या बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है, किसी को छुपाना है, ये सब इसमें फैसिलिटी रहती है, ठीक है। जो एक नेटवर्क के माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को या दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुमति देता है। एक प्रयोगकर्ता एक नेटवर्क पर एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है और संदेश प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में जमा हो जाता है, इनबॉक्स होता है ना उसमें। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें अपन, देखो संदेश शीघ्रता के साथ संचारित हो जाता है, ठीक है। और विश्व में कहीं भी बैठा हो, किसी व्यक्ति में कोने में बैठा हुआ है तो उसको आसानी से मिल जाता है। फाइल एवं डाटा, फोटो तथा कई आनंद दस्तावेज अपन भेज सकते हैं। ईमेल भेजते समय कोई भी व्यक्ति या माध्यम अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। इंटरनेट हो अपन और एक मेल ID हो, आराम से कर सकते हैं। सीमाओं के बारे में बात करें, अन्य व्यक्तियों के द्वारा ईमेल को पढ़ लिया जाने की संभावना रहती है। किसी ईमेल संदेश पर सुरक्षा तकनीकी लगा पाना मुश्किल कार्य रहता है। हम ईमेल के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते भाई, अपना जो लिख रहे हैं वही लिख पाएंगे। यदि लाभ के बारे में बात करें अपन, ठीक है, विशेषताएं सीमा पढ़ ली। ईमेल होता है क्या है इसके, देखो तेज और प्रभावकारिता, बहुत फास्ट जाता है सीधी सेगी। ईमेल तेजी से संवाद करने की अनुमति देता है। संदेशों को कुछ सेकंड्स के भीतर पहुंचाया जा सकता है, चाहे वह संदेशक और प्राप्तकर्ता की दूरी कितनी भी हो। यह तेजी से जानकारी को विनिमय के लिए आदर्श है। लागत प्रभावी, देखो ईमेल भेजना आमतौर पर मुफ्त होता है, जिससे यह संवाद करने का एक लागत कुशल तरीका होता है, खासकर व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए जो यादें और दस्तावेज अक्सर भेजने की आवश्यकता होती है। पहुंचने की सुविधा, देखो ईमेल को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इस पहुंच की सुविधा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो यात्रा पर हैं या दूरस्थ स्थानों से काम कर रहे हैं। दस्तावेज रिकॉर्ड रखने, ईमेल बातचीतों का लिखित रूप में रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी या फैसलों को
ट्रैक या संदर्भ देने में आसानी होती है। यह व्यावसायिक बातचीत, कानूनी मामलों या बस व्यक्तिगत संदर्भ के लिए मूल्यवान हो सकता है। मल्टीमीडिया समर्थन, ईमेल विभिन्न प्रकार के फाइल्स अटैचमेंट का विनिमय करने की अनुमति देता है, जैसे कि अपन डॉक्यूमेंट्स भेजना, अपन ये अपनी फ़ोटो वगैरह भेजना है, वीडियो भेजना, ऑडियो फाइल्स भेजना है, इन सब को सपोर्ट करता है ना। तो इस वर्ष अवस्था में विभिन्न प्रकार की जानकारी अपन भेज सकते हैं। वैश्विक पहुँच के बारे में बात करें अपन, तो ईमेल भौगोलिक सीमाओं को प्रतिबंध थोड़ी करता है भाई। ये थोड़ी ना कि अपन इंडिया में तो इंडिया भेजेंगे, अमेरिका कहीं भी भेज दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इससे। तो आप दुनिया भर के लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह वैश्विक संवाद उपकरण बन जाता है। तो इन लागुओं के बावजूद ध्यान देने वाली बात है कि ईमेल की कुछ हानियाँ भी, जैसे कि बात करें स्पैम हो गया, फिशिंग हो गया, ईमेल ओवरलोड हो गया, इनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उपयोगकर्ता को इन खतरों को कम करने के लिए सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षा के उपायों का पालन करना चाहिए। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या आता है, सीसी कहते हैं इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका काम ये होता है कि यदि आप 4 लोगों को एक के पास मेल भेज रहे हैं, तो और आप एक के पास भेज दो और आप चाहते हैं कि इसकी कॉपी सभी के पास पहुंच जाए, है ना, चारों को पता लग भी जाए कि किस किस के पास मेल भेजी गई है, तो आप चारों की ईमेल एड्रेस को सीसी में डाल सकते हैं। तो यानी सभी को पता भी लग जाता है और सभी को भेज भी जाता है कि वो बंदा देख लेगा भाई मुझे भी भेजा है, इसने इस बंदों को भेजा है, ठीक है। तो इसको कार्बन कॉपी कहते हैं। बीसीसी देखो ब्लाइंड हो जाता है। ब्लाइंड का मतलब भाई किसी को नहीं पता लगेगा। जब हम कई लोगों के पास मेल भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि ईमेल लिस्ट का पता नहीं चले भाई कि किस किस को भेजा है, किसके आपस में किसी को पता नहीं चले, ठीक है, तो बीसीसी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सीसी में जो लिस्ट को रिप्लाई का भी पता चलता रहता है, लेकिन बीसीसी में ये छुप जाता है चीज़ें। बीमेल की में देखो, बीमेल एक ऐसी ईमेल व्यवस्था है जिसमें एक वेब बेस्ड इंटरफेस होता है। जीमेल, हॉटमेल और याहू जैसी अधिकांश फ्री ईमेल सर्विसेज और वेब मेल इंटरफेस प्रदान करती है, जो आपको वेब पर अपने ईमेल को भेजने, प्राप्त करने, व्यवस्थित करने की जानकारी देती है। जंक मेल देखो, जंक मतलब फालतू की चीज़ें, जंक फूड वगैरह होते हैं जो कि हानिकारक चीज़ें होते हैं ना। तो अवांछित मेल जिसमें मुख्य रूप से प्रचार सामग्री, कैटलॉग से संबंधित अनुरोध वगैरह सब होते हैं, इसको अपन स्पैम मेल भी कहते हैं, जंक मेल को ना। और इस टाइप से ये वाला टॉपिक हो जाता है। आगे सोशल मीडिया वाला रहेगा तो उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी तक अपन ने इंटरनेट और ईमेल से संबंधित बहुत ही गहराई में जानकारी देखी है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं। जितनी सारी डायमेंशंस होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, सभी इसमें कवर की जा रही है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।